अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक शॉर्ट आपको डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक को। तो हमने एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत टॉपिक स्टार्ट किया था। कहानी की शुरुआत हमने की थी स्टोन एज के साथ, और मैं समझा था कि स्टोन एज इस तरह से हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन जो उस समय यूज किए गए। इसके बाद जो हमने अगला टॉपिक लिया था वो लिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2525 हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके भारत का पहला नगरीकरण है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन है भारत में। हमने देखा इस ट्रेड एंड कॉमर्स आदि कैसे एक्टिविटीज थी, क्या रहा। देन हमने स्टार्ट किया था वैदिक पीरियड, वैदिक इरा, और इसमें हमने दो पार्ट लिए थे, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। दो पार्ट में डिवाइड किया था इसको, वैदिक पीरियड पूरा। ऋग्वैदिक लगभग 1500 से लेके 1000 और 1000 से लेके लगभग, और मैंने कहा था इसके बाद 6th सेंचुरी हमने स्टार्ट की थी। 16 महाजनपद यहां निकल के आते हैं, 6ठी सदी। और मैंने कहा था 6th सेंचुरी में कई नई ट्रेंड्स निकल के आए, कई नई चीज निकल के आई। एक तरफ तो भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन निकल के आया, ठीक। और इसी समय हम देखते हैं कि 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद या ग्रेट स्टेट्स 16। और इसी समय हम देखते हैं कि भारत में रिलीजियस कुछ मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा कुछ आस्तिक, नास्तिक, इस तरह धर्म निकल के आते हैं। ये हमने देखा था। हमने यहाँ पे अगली जो स्टोरी ली थी वो ली थी कि कैसे 6th सेंचुरी में जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध या हम कहें कि मॉडर्न एम्पायर का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे पहली बार भारत में एक ऐसा साम्राज्य बन के आया जो चक्रवर्ती साम्राज्य था, अखिल भारतीय था। यहां जो 16 महाजनपद हैं इन्हीं का कन्वर्जन हुआ, यही कन्वर्ट हुए आपके मॉडर्न एम्पायर के रूप में ग्रेजुअली, ठीक। हमने मॉडर्न एम्पायर के कल क्लास में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी थी उनकी, हमने सोसाइटी, हमने इस समय की इकॉनमी और इस समय के रिलीजियस कंडीशंस कैसे थे, धम्म वगैरह हमने पढ़ा। लास्ट में आर्ट एंड कल्चर, ठीक। इसी कड़ी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पीरियड, ये है लेटर मॉडर्न पीरियड, मौर्यों के बाद का काल, ठीक। भारतीय इतिहास में जो लेटर मॉडर्न पीरियड है ये कई नए ट्रेंड्स लेके आएगा, और यहाँ पे हम इस तरह की पॉलिटिकल यूनिटी तो नहीं देखेंगे देश के अंदर, लेकिन काफ़ी सारे रूलर्स साइमल्टेनियस रूल कर रहे हैं डेक्कन इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में एंड नदर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक, साइमल्टेनियसली। तो ये जो है पीरियड पूरा लगभग आपका स्टार्ट हो रहा है 200 BC से लेके 300-500 साल काल है पूरा। और इस समय का जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो हम देखेंगे, इस समय की जो सोसाइटी है वो हम देखेंगे, इस समय की रिलीजियस कंडीशन जो है वो देखेंगे, और साथ में इकोनॉमी कैसी है इस समय। तो ये पूरा हमारा अब तक का टाइमलाइन है जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में इस तरह चीज़ों को कवर किया है, ठीक। तो 2-3 चीज़ें पहले लेता हूँ आज के टॉपिक से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक क्वेश्चन बनता है मेंस में वो बनता है कि भारत के फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकंड अर्बनाइजेशन में कंपेयर कीजिए, ठीक। आमतौर पर लोग कंपेयर नहीं करते। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन वो पढ़ लिया, सेकंड अर्बनाइजेशन जो यहाँ पर शुरू हुआ वो पढ़ लिया, बट इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें कंपेयर करना पड़ेगा, इनमें तुलना करनी पड़ेगी, क्या इनके बीच में है। ये टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए, बुक्स में दिया हुआ है, आप पढ़िएगा, नोट्स में भी दिया हुआ है, और मेरे लेक्चर में मैंने तुलना करी है, ठीक। तो मैं चाहता था कि एज अ क्वेश्चन आप इसको तैयार करिए कि कैसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकंड अर्बनाइजेशन में
क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक, कैसे ये अबनेशन अलग है और क्या नई प्रवृत्ति लेके आता है। ये जो पूरा पीरियड है लगभग 500 साल का भारतीय इतिहास में, ये कई मायनों में यूनिक है, ठीक, कई मायनों में यूनिक है। जैसे हम यदि इसको भारत के मैप के फॉर्म में देखें तो हम देखेंगे कि कई सारी डायनेस्टीज एक साथ रूल कर रही हैं इंडिया के अंदर। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री फॉर्म में आपको डिसइंटीग्रेशन दिखाई देगा। एज ए एम्पायर यहाँ आपको ऊपर एम्पायर नहीं है, लेकिन बहुत सारे साइमल्टेनियस रूलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक। इसमें दो तरह के रूलर्स आपको दिखाई देंगे, एक वो जो भारतीय हैं, जो कभी मौर्यों के अधीन थे, लेकिन जब मौर्य कमजोर हुए तो उन्होंने अपना एक सेपरेट एम्पायर, अपना एक सेपरेट किंगडम, राज्य जो है बना लिया, ठीक। कुछ ऐसे थे जो बाहर से आए। मैंने आपको समझाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ एक अच्छी डिप्लोमेसी शुरू करी थी, जब उसने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। वॉर एंड मेट्रो अलायंस पॉलिसी के थ्रू उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक मजबूत स्थिति बनाई थी शुरुआती इनिशियल फेज में। और कहते हैं कि उसका फायदा यह हुआ कि मॉडर्न एम्पायर को एक्सपेंशन में बहुत मदद मिली और नॉर्थ वेस्ट से कोई इन्वेजन नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे मौर्य वीक हुए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ उनका फोकस कम हुआ और अब भारत में विदेशी आक्रमण का भी एक कम शुरू हुआ। तो दो तरह की पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल एंटिटीज इस पीरियड में आपको दिखाई देंगी, एक वो जो फॉरेनर्स के रूप में इंडिया में आए, एक वो जो भारतीय थे, ठीक। इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, संघर्ष भी होंगे। ये जो पूरा समय है 5 साल का, इसमें संघर्ष भी होंगे आपस में। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि वो जो विदेशी भारत में लेके आएंगे वो अपने साथ भारत के कल्चर का एक नई कल्चर में कुछ नई चीज ऐड करेंगे, कुछ भारतीय कल्चर की जो चीजें मौजूद थी उसको अडॉप्ट करेंगे। तो कल्चर फ्यूजन भी आपको दिखाई देगा, ठीक। इसी पीरियड में आप देखेंगे कि भारत में ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत बढ़ने वाला है, ठीक। इसी क्योंकि ये इंपोर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करेंगे उस समय के, तो इंपोर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने से भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से रिलीजियस चीज़ों में चेंज आएंगे, कुछ ऐसी आर्ट एंड कल्चर आएंगे जहाँ कुछ नए आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें शुरू होंगी। तो ये भारतीय इतिहास में मौर्य का लेटर मॉडर्न पीरियड कई मायनों में यूनिक है, ठीक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं अपने यहां तक इसको डेवलपमेंट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो गुप्त रहेगा, फिर लेटर गुप्ता, और फिर धीरे से हम राजपूत काल में एंट्री कर जाएंगे और वहीं से हमारा इनिशियल मिडाइवल पीरियड जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पूरा डिस्कशन मैं कर रहा हूं, इसके लिए आपको मैंने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो सबसे बढ़िया आज की डेट में बुक चल रही है, दो बुक्स बहुत अच्छी हैं। एक तो आर्य शर्मा जी की बुक अच्छी है, वो पढ़नी चाहिए आपको, ठीक। और दूसरी बुक जो अच्छी है, जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए पढ़ने के लिए, आपकी करंट डेवलपमेंट समझने के लिए, वो है भूपेंद्र सिंह की बुक। दो बुक्स को ही मैंने बेस बनाया है। आपकी क्लास में मैं इन्हीं बुक्स को बेस बना के इन्हीं पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, ताकि इतिहास में जो नए परिवर्तन हुए हैं, जो नई चीजें आई हैं, उसकी जानकारी आपको हो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट रहा है। तो ये जो पूरा पीरियड है भारत में, लिखिए कि हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पीरियड of later modern period, of later modern, post-modern period was historically significant from several point of views, ठीक। historically significant from several point of view, ये बता दूं, चलिए, कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि उस समय नॉर्थ वेस्ट का इलाका, तो ये प्राचीन भारत का इंडिया का मैप नेचुरल बाउंड्री बनाती थी, उसी से इंडिया बनता था, ठीक। इधर
नॉर्थ वेस्ट में भारत में अटैक शुरू हुए, उत्तर पश्चिम में। इधर मौर्यों के बाद जो मगध था, मगध उसका धीरे धीरे जो महत्व था पॉलिटिकल इतिहास में वो कम होने लगा, और अब हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इलाका था भारत में नॉर्थ वेस्ट का, ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हो रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर वो ये हो रहा है कि मगध या पाटलिपुत्र अब उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा, उतना हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट नहीं रहा। अब जो इतिहास का फोकस था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक, तो मैंने इसलिए कहा कि ये जो पीरियड है पूरा पोस्ट मॉडर्न पीरियड का 5 साल का पूरा जो पीरियड है यहां से, तो इसमें कई नई प्रवृत्तियां निकल के आने वाली है। तो पॉइंट्स में बोलते आता हूं, आप उन पॉइंट्स को लिखते रहिए। हाउ दिस इज सिग्निफिकेंट, व्हाई दिस सिग्निफिकेंट। ठीक, तो सबसे पहले तो है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से इन्वेजन शुरू हो गए, सेवरल इन्वेजन हुए इन नॉर्थ इंडिया। सेवरल इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट लीड टू, जो पॉइंट मैंने दिखा समझाया मैं आपको वो लिखवा रहा हूं। इन नॉर्थ इंडिया several invasions from the northwest lead to a westward shift in the focus of political power away from the Magad region. ठीक, in North India several invasions from the northwest lead to a westward shift in the focus of political power away from the Magad region. तो सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही यहां पे मौर्य एम्पायर कमजोर हुआ तो जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था वो भी मगध का कमजोर हो गया। मगध मतलब मौर्य पाटलिपुत्र, तब तो मौर्य समय तो मगध नहीं रहा, वो जो महाजनपद से साम्राज्य बन गया था, मौर्य साम्राज्य बन गया था। तो उसका सिग्निफिकेंस शिफ्ट हो गया, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी वो शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ये सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा। क्वेश्चन इस पर बनेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटर मॉडर्न पीरियड। ठीक, या पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मौर्यों के बाद के काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहेगा जो मैंने भी बोला भी आपको कि पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो गई फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, या हम कहें कि फ्रॉम पाटलिपुत्र टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया। एक तो ये पैटर्न समझ में आना चाहिए, और दूसरा कि इस समय भारत में डिसइंटीग्रेशन या इंडिपेंडेंट किंगडम्स या प्रोविंसों ने इंडिपेंडेंस होना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब ये जो दो ट्रेंड्स हैं, इन्हीं दो ट्रेंड्स का पूछेगा कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ये नन। तो अभी तो सिंपल समझा दिया कि दोनों हो गए, लेकिन यदि आप नहीं पढ़ते कि नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट हुआ है तो आप पहला स्टेटमेंट लाते कि नहीं, फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर द नेक्स्ट डायनेस्टी इन पाटलिपुत्र वाज पुष्यमित्र या शुंग डायनेस्टी, एंड दिस डायनेस्टी आल्सो सिग्निफिकेंट। That's why the significance of northwest जो पाटलिपुत्र है was not declined। ठीक, ये आपका इंटरप्रिटेशन बनता है यदि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता यहां से। तो सबसे पहले समझ चाहिए कि जो पॉलिटिकल पावर है वो शिफ्ट हो गई है मगध से, अब मगध उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा। ठीक, हमने पिछली क्लास में मगध के विकास की एक कहानी देखी थी, कैसे मगध में एक के बाद एक डायनेस्टीज आई और उन्होंने इसको एम्पायर कर दिया। लेकिन अब हम यहां से मगध के पतन की कहानी देखेंगे। ठीक, ना तो निर्माण एक दिन में हुआ और ना पतन एक दिन में हुआ, ये एक निरंतर प्रक्रिया थी जो चली। जैसे निर्माण एक क्रमिक रूप से हुआ, ग्रेजुअल रूप से कंस्ट्रक्शन हुआ, ग्रेजुअल रूप से इसका फॉर्मेशन हुआ, उसी प्रकार ग्रेजुअली धीरे धीरे घटनाएं होना शुरू कर गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।